हाय एवरीवन, अगर आप बीए के थर्ड सेमेस्टर में हैं और आपके पास हिस्ट्री है और आपका कॉलेज पीयू के अंडर आता है या पीयू से कर रहे हैं अपना ग्रेजुएशन, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस चैनल पर आपको हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। अगर नहीं मिलते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है, अटेम्प्ट एनी 9 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 25 to 30 वर्ड्स ईच। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं 15, इसमें से आपको सिर्फ अटेम्प्ट करने हैं 9 जो आपको अच्छे से आता हो। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा है, वो वॉज सिराज उद दौला। सिराज उद दौला कौन था? सबसे पहले इनका पूरा नाम था मोहम्मद सिराज उद दौला और ये बंगाल के नवाब थे। इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध किया था और ये प्लासी की लड़ाई के कारण जाने जाते हैं क्योंकि इनका शासनकाल उस समय था और उस समय उनकी जो है हार हुई थी। ठीक है, फिर हार होने के बाद ब्रिटिश ने बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। ऐसे आपको एग्जाम में भी लिखना है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू इफेक्ट ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर की लड़ाई के दो आपको प्रमुख इफ़ेक्ट बताने हैं, प्रभाव बताने हैं। जब लड़ाई होती है कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। लड़ाई के बाद ब्रिटिश सत्ता का विस्तार हो गया था और अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा था। फिर है थर्ड क्वेश्चन, राइट टू जुडिशियल रिफॉर्म्स ऑफ वैरेन हेस्टिंग। वैरेन हेस्टिंग ने अपने शासनकाल के दौरान भारत में जो भी न्यायिक सुधार किए थे उसके दो प्रमुख आपको इफ़ेक्ट बताने हैं। तो इसका आप पेपर में आंसर लिख सकते हैं कि जो वैरेन हेस्टिंग थे, इन्होंने न्याय से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनको सुलझाने के लिए सारे प्रबंधन के, और दूसरा जो इफ़ेक्ट था, उन्होंने जितने भी न्यायालयों में व्यवस्था होती है उसको सुधारने का प्रयास किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द 2 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ विलियम बेंट। तो आप पेपर में लिख सकते हैं कि इन्होंने जो है राजस्व सुधार किया और पैसों से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं थी इनको निपटाने का उपाय इन्होंने सुझाव दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो ये एक नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये एक नीति थी जिसे लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान अपनाया था। ठीक है, इस नीति का मुख्य उद्देश्य था भारतीय रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना और इसके और भी उद्देश्य शामिल थे। ठीक है, उत्तराधिकारी न होने पर अधिग्रहण, यदि किसी भारतीय रियासत का शासक बिना पुरुष अधिकारी के मर जाता है तो उसकी रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाएगा। तो ये एक हड़प नीति कहते हैं, लैप्स को हम हड़प भी कहते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इज़ कंसीडर्ड एज अ फादर ऑफ इंडियन रेलवे पोस्ट एंड टेलीग्राफ। तो जो लॉर्ड डलहौजी थे इनको भारतीय रेलवे पोस्ट और टेलीग्राफ का जनक माना जाता है। ठीक है, और अब भारतीय रेलवे के बारे में लिख सकते हैं, लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय रेलवे प्रणाली की स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच भारत की पहली यात्री ट्रेन सेवा शुरू हुई थी। और डाक और टेलीग्राफ से रिलेटेड आप लिख सकते हैं, इन्होंने डाक और टेलीग्राफ सेवाओं को भी संगठित और आधुनिक बनाने का काम किया। ठीक है, तो जितना अच्छा आप पढ़ेंगे उतना अच्छा आप लिख भी पाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो कृषि का कमर्शियलाइजेशन या हम कहते हैं हिंदी में वाणिज्यीकरण क्या होता है। तो इसका मतलब है कृषि उत्पादन का बाजार में होना। कृषि उपज को व्यक्तिगत उपभोग के बजाय व्यापार और बिक्री के लिए लगाया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, किसान अपनी फसलों को बाज़ार की मांग के अनुसार उगाते हैं ताकि उन्हें अधिक फ़ायदा हो सके। तो इसी को हम कृषि का कमर्शियलाइजेशन या वाणिज्यीकरण कहते हैं, जिससे हम अपने खुद के लिए ना कृषि को उगाकर व्यापार के लिए उगाएं। तो यही होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड बाय whom अलीगढ़ मूवमेंट वाज फाउंड। तो अलीगढ़ आंदोलन आपको पता होगा, इसकी जो स्थापना थी सर सैयद अहमद खान ने की थी। इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी 19वीं शताब्दी में और 1875 में जब सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में
मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। बाद में यह कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU के रूप में विकसित हुआ था। और इस आंदोलन का उद्देश्य था भारतीय मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अवगत कराना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, वो वॉज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक सोसाइटी। सत्यशोधक समाज जो है सोसाइटी, इसके फाउंडर थे ज्योतिबा फूले। 1873 में इन्होंने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 1873 में की थी। ज्योतिबा फूले एक समाज सुधारक थे, लेखक थे और कार्यकर्ता थे, जिन्होंने समाज में जाति भेदभाव और छुआछूत और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष किया था। फिर है एक्सप्लेन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो ये क्या होता है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दो प्रमुख विचारधाराएं थी। पहला था मॉडरेट्स, जिसको हम कहते हैं उदारवादी, और अगला है एक्सट्रीमिस्ट, जिसको कहते हैं उग्रवादी। तो दोनों उद्देश्य भारत की जो है स्वतंत्रता प्राप्त करना था। दोनों वर्ड का उद्देश्य यही था, लेकिन उनके तरीकों और दृष्टिकोण में भिन्नता थी। उदारवादी था, मॉडरेट था नेता दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण, और उदारवादी में ये नेताएं थे। उग्रवादी में थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, और इनकी रणनीतियां भी अलग अलग थी। तो आप ये पढ़ लेंगे, आपको अच्छे से एक्सप्लेन होगा। ठीक है, लेकिन दोनों का उद्देश्य था भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करना, और उनके तरीकों में अलग भिन्नताएं थी। जो उदारवादी संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीकों का समर्थन करते थे, जबकि उग्रवादी जो थे वो प्रत्यक्ष कार्रवाई और संघर्ष का समर्थन करते थे। आई होप सो आपको इतना समझ आया होगा। इसके बाद है राइट टू सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट हिंदी में कहते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग मतलब कि सहयोग ही ना करना। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी, जिसके बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़े थे। और ये आंदोलन 1920 से लेकर 22 तक पड़ा। तो आपको इसके दो सिग्निफिकेंट बताने हैं, महत्वपूर्ण बताने हैं दो इसके। पहला था नागरिक असहयोग की भावना का जागरूकता। असहयोग आंदोलन ने भारतीय जनता में नागरिक असहयोग की भावना को जागृत किया। गांधी जी ने इस आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अच्छी तरीके से जो है लड़ाई लड़ी, और इससे जो है शिक्षा और समाज में भी सुधार आया। फिर उसके बाद है व्हाट वर द टू मेन एम्स ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग्स के यहाँ पे आपको दो एम बताने हैं। पहला था मुस्लिम समरसता और हित। फिर था यह भी लक्षित किया गया था कि मुस्लिम समाज के आपातकालीन मामलों की रक्षा की जाए, जैसे उनकी संस्कृति और धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा और समर्थन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास्ड। ये रहा ये क्वेश्चन। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पास हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? ये हिंदी में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम हुआ था 18 जुलाई 1947 को किया गया था। ठीक है, पास किया गया था। और इस एक्ट के द्वारा भारतीय आधिकारिक संसद को संवैधानिक स्वायत्तता प्रदान की गई और भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ाद किया गया। ठीक है, भारत जो है ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता हुई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब भारत एक गणराज्य बना और संविधान उसका सर्वोच्च कानून बन गया था। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट्स वर इंटीग्रेटेड इन इंडिया। भारत में कितने रियासती राज्य एकीकृत हुए थे? तो भारतीय स्वतंत्रता के समय लगभग 565 रियासत जो है राज्य थे। इन राज्यों को रियासती राज्यों का संगठन कहा गया है। इनके माध्यम से भारत और पाकिस्तान से एकीकृत किया गया। एकीकृत करने की प्रक्रिया के अंतिम परिणामस्वरूप भारत ने अपने क्षेत्र में 562 रियासती राज्यों को शामिल कर लिया था। तो ये था आपका 2-2 नंबर का क्वेश्चन। फिर उसके बाद 18 नंबर का आता है। यूनिट फर्स्ट में 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, दोनों में से एक ही करना होता है, दोनों नहीं करना होता है। पहला है व्हाट वर द कॉजेस एंड सिग्निफिकेशंस ऑफ बैटल ऑफ बक्सर।
बक्सर की लड़ाई के जितने भी कारण रहे हैं और जितने भी सिग्निफिकेंस रहे हैं ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिर है डिस्कस द पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड इमीडिएट कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, और ये हर एक क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा सेम क्वेश्चन। तो 1857 की क्रांति क्या थी, इसके पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक जितने भी कॉज रहे हैं आपको ये सारा एक्सप्लेन करना है। और नेक्स्ट है यूनिट सेकंड में 2 क्वेश्चन एक अटैम्प्ट करना है। राइट नोट ऑन आर्य समाज मूवमेंट, और है वो वॉज ज्योतिबा फुले, डिस्कस द वर्क डन बाय हिम फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस। ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन आना बनता है बिकॉज आर्य समाज के बारे में आपको जानना ज़रूरी है, इतिहास समझना ज़रूरी है। आपको आर्य समाज आंदोलन के बारे में लिखना है। और नेक्स्ट है ज्योतिबा फुले भी बहुत फेमस है, इनके जो भी काम किए गए हैं छोटे लोगों को अपलिफ्टमेंट करने के लिए, ये सब आपको यहाँ पे लिखना है। फिर है यूनिट थर्ड में राइट अ डिटेल नोट ऑन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सहयोग आंदोलन के बारे में बताना। आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, 10वीं में है ये। फिर है व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया। ठीक है, क्या फैक्टर्स रहे हैं स्ट्रगल के टाइम पे। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड यूनिट। फिर है फोर्थ यूनिट, डिस्क्राइब द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन क्या था और इसके क्या क्या इम्पैक्ट रहे हैं। फिर है ऑन द, ये मैप आता है, मैप आपको क्या करना होता है, ये दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, सूरत और कराची, ये 5 हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जिसके बारे में आपको 4 पे एक्सप्लेन करना है। 4 पे एक्सप्लेन करना है 5 में से, और पाँचों के पाँचों आपको मैप मिलेगा, भारत का मैप मिलेगा। उस पर आपको बताना है मद्रास कहाँ है, बॉम्बे कहाँ है, दिल्ली कहाँ है, सूरत कहाँ है, प्लासी कहाँ है। तो ये 18 नंबर का है। आई होप सो आपको ये समझ आया होगा पूरा क्वेश्चन पेपर। फिर हिंदी मीडियम वालों के लिए भी आप देख सकते हैं। सिराज उद दौला कौन थे, बक्सर के युद्ध के प्रभाव, वॉरेन हेस्टिंग के 2 न्यायिक सुधार, विलियम बेंटिंग के 2 आर्थिक सुधार कौन से हैं, चूक के सिद्धांत क्या है, भारतीय रेलवे डाक और तार का जनक, कृषि के व्यवसायीकरण को क्या आपसे क्या समझते हैं, अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना कब और किसने की, सत्य शोधक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, नरमपंथियों और उग्रवादियों की व्याख्या करें, असहयोग आंदोलन के 2 महत्व लिखिए, मुस्लिम लीग के 2 उद्देश्य लिखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ, भारतीय संविधान कब हुआ लागू, भारत में कितनी रियासतों को एकीकृत किया गया था। पूरा डेटा आपको देना। यूनिट फर्स्ट में भी सेम क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के कारण क्या थे, उसके महत्व क्या रहे। फिर 1857 के विद्रोह के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों के बारे में बताना है। देन यूनिट सेकेंड, इसमें आपको आर्य समाज आंदोलन पर नोट लिखना है। और फिर है ज्योतिबा फुले ने जो भी कुछ किया था दलित वर्गों के लिए, उनको ऊंचा उठाने के लिए, ये सारी चीज़ें आपको यूनिट सेकंड में लिखनी है। फिर यूनिट थर्ड में आपको बताना है असहयोग आंदोलन पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखनी है। असहयोग मतलब सहयोग ना करना, किसका सहयोग ना करना, अंग्रेज़ों का सहयोग ना करना, अंग्रेज़ों का स्कूल, उनके कपड़े, ये सबको बहिष्कार कर देना, उनको साथ ही ना देना किसी भी चीज़ में। तो ये था असहयोग आंदोलन। फिर था भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सांप्रदायिक राजनीति के विकास के लिए जिम्मेदार कारक क्या थे। देन यूनिट फोर्थ है भारत छोड़ो आंदोलन का वर्णन करें, इसका क्या असर हुआ। फिर ये आपको मैप मिलेगा जिसमें दिल्ली, बम्बई, मद्रास, सूरत, प्लासी, ये सारी चीज़ें आपको शो करनी है और 4 पर आपको नोट्स भी लिखने हैं। देन ये पंजाबी मीडियम में भी आप देख सकते हैं, इसी तरह से सेम ही क्वेश्चन आए हुए हैं। आई होप सो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होगी, नहीं आई होगी प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू गाइज, बाय।